अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, 1 करोड़ नौकरियां मिलेगी, पैसा लाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, नई सोच को लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वादों का सीजन आ चुका है, यानी कि इलेक्शन का सीजन आ चुका है। शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा, एक कानून सबके लिए और सब होंगे बराबर, और नए पाकिस्तान के नारे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इंतखाबी मैदान में आ चुकी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नारा है कि पाकिस्तान को नवाज दो। 1 करोड़ नौकरियां देंगे, सस्ती बिजली, महंगाई में कमी, किसानों को बिलासूद कर्जों की फराहमी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है कि नई सोच को वोट दो, और अवामी माशी मुआहदे के नाम से मंशूर का ऐलान कर दिया गया है। तनख्वाहों को डबल किया जाएगा और कौम से 10 बड़े वादे किए गए हैं अपने मैनिफेस्टो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और जमात इस्लामी के मंशूर की बुनियाद है कुरान और सुन्नत का निज़ाम और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का निज़ाम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी और पेट्रोल की कीमत को आधा किया जाएगा। अपने दिलकश नारों और दिलकश मैनिफेस्टो के साथ सारी सियासी जमातें इंतखाबात के मैदान में उतर चुकी हैं और वोटर्स का दिल लुभाने के लिए आज तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ईडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब फैसला अवाम ने 8 फेब को करना है कि कौन सी जमात इंतखाबात जीतेगी और पाकिस्तान के इक़्तिदार को संभालेगी। अगर तमाम पार्टीज़ के मैनिफेस्टो को देखा जाए तो सबकी सब मैनिफेस्टो आपस में मिलते जुलते हैं। इसमें कुछ वादे तो नामुमकिन है, लेकिन कुछ चीज़ों को मुमकिन बनाया जा सकता है। ये मैनिफेस्टो है क्या और क्यों इलेक्शन से पहले ही मैनिफेस्टो पेश किया जाता है, और क्या इक़्तिदार में आने के बाद मैनिफेस्टो में जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा किया जा सकता है, ये सिर्फ अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और मैनिफेस्टो की पाकिस्तान के कानून में लीगल आइडेंटिटी क्या है, और ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स और ऐसे मेजर जेन्युइन इश्यूज हैं जिन पर किसी भी पार्टी ने बात नहीं की और ना ही अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, और किसी भी पार्टी की प्रायोरिटीज में वो जेन्युइन इश्यूज नहीं है। वो सारे के सारे फैक्टर्स कौन से हैं, ये सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। आज एमक्यूएम वो सारी सरहदें उबूर करके आज एमक्यूएम वहां तक रोड लेकर गई है। वहां जाकर देखो, एमक्यूएम वहां पर डैम बना चुकी है, वहां जाकर देखो। लेकिन दौर याद करो जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान में सी पैक आया और पाकिस्तान के अंदर 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी। चाहिए आप मुझे अक्सरियत दिलवाए, अगर आप मुझे अक्सरियत दिलवाएंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपका काम कर सकूं, आपका मसाइल का हल निकाल सकूं। हमारी जमहूरियत सियासत क्यों मजबूत नहीं हो गई? ये इन पार्टियों की वजह से, जिनका नाम पीपल पार्टी है, जिनका नाम मुस्लिम लीग है। आज फिर कहते हैं हमें एक और बारी दो, आज फिर कहते हैं शेर को मुक्का दो। शेर ने तो हमारा खून पिया, हमारा गोश्त खाया, हमारे हड्डियां चबाई। शेर ने स्टील मिल को खाया, पीआईए को खाया, पीटीसीएल को खाया, वापडा को खाया, कारखानों को हजम किया, और शेर का पेट नहीं भरा, इतना मोटा हो गया है। दोस्तों, ये क्या है मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी के वो वादे होते हैं जो कि इलेक्शंस में किए जाते हैं। इक़्तिदार में आने से पहले ये कहा जाता है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपके लिए ये काम हम करेंगे, लेकिन मैनिफेस्टो में ये चीज़ नहीं बताई जाती कि वो वादे कहाँ से और कैसे पूरे किए जाएंगे, उन वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा और वसाइल कहाँ से आएगा। इसलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में नामुमकिन वादे भी कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पे यही नहीं बताया जाता कि इस वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। अगर एथिकली बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि जब वो वादे करती हैं तो ये भी मेंशन करें कि इन वादों को वो कैसे पूरा करेंगे। और दूसरा, मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो रियलिटी के खिलाफ हो, और पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी बताना चाहिए कि जो वादे वो कर रही हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा। फलां वादे के लिए बजट कहाँ से आएगा।
अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, अब उनको बताना चाहिए कि 300 यूनिट बिजली का बजट कहाँ से आएगा। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, तो उनको बताना पड़ेगा कि 1 करोड़ नौकरियों के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अगर कोई पार्टी सैलरीज को डबल करने की बात करती है, तो उन सैलरीज का बजट कहाँ से आएगा, ये सब कुछ बताना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने मैनिफेस्टो में। और मैनिफेस्टो को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट भी किया जाना चाहिए, लेकिन आज मैनिफेस्टो एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। कोई भी सियासी जमात अपने वादों को कैसे इंश्योर करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और मैनिफेस्टो का पाकिस्तान में कोई लीगल स्टेटस भी नहीं है। नेबर कंट्री इंडिया की स्टेट तमिलनाडु के एक वोटर ने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाया कि इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वोटर से ये वादा किया है कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो हर घर में कलर्ड टीवी देंगे। अब पिटीशन दायर करने वाले शहरी की ये दलील थी कि ये तो वोटर्स को रिश्वत देने जैसा है, लेकिन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा कि इसको करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कहा जा सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टीज को वादे करने से रोक सके, और यही सूरत हाल आज पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को झूठे या सच्चे वादे करने से रोक सके। इसलिए मैनिफेस्टो में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़े वादे करती हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो वादे कभी भी वफा नहीं होते। लेकिन दुनिया की डेवलप कंट्रीज में मैनिफेस्टो को कानूनी हैसियत हासिल होती है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और सियासी जमातें इक़्तिदार में आने के बाद अपने वादों को पूरा करने की पाबंद होती हैं जो मैनिफेस्टो में किए जाते हैं। अब आने वाली हुकूमत अगर चाहे तो मैनिफेस्टो को लीगल आइडेंटिटी दे सकती है, पार्लियामेंट में कोई बिल लाकर या कोई आईनी तरमीम करके, लेकिन ऐसा करने से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फंस सकती हैं। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि मैनिफेस्टो को कानूनी हैसियत हासिल हो। मैनिफेस्टो को लीगली इंश्योर करने के लिए फ्यूचर में वेरी सून कोई कानून आएगा, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में मैनिफेस्टो की कोई अहमियत नहीं है। ऐसा कहना ज़रा मुश्किल है, इसका इतना इम्पोर्टेंस ज़रूर होता है कि वोटर इसको देखकर ये जज कर सकता है कि फलां पार्टी की अटेंशन क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं। हो सकता है इक़्तिदार में आने के बाद पार्टी अपने वादे तो पूरे ना कर सके, लेकिन मैनिफेस्टो दिखाकर नेक्स्ट इलेक्शंस में वोटर ये जरूर बता सकता है कि आप लोग अपने वादे पूरे नहीं करते। और दूसरी तरफ कुछ जेन्युइन इश्यूज ऐसे हैं जो किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किए, और ऐसे लगता है कि ये जेन्युइन इश्यूज, ये मसाइल उन पार्टी की प्रायोरिटीज में शामिल ही नहीं है, और जो कि बहुत मेजर और जेन्युइन इश्यूज हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। नंबर 1 सबसे पहला मेजर इशू जो कि पूरी दुनिया का मसला बन चुका है वो है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 93 पाकिस्तानी और 96 इंडियन आलूदा फजा में सांस ले रहे हैं, और एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा पंजाब में तकरीबन 2,20,000 लोग हर साल फजाई आलूदगी की वजह से मर जाते हैं। और साल 2023 में पंजाब के हॉस्पिटल्स में सांस के मरीजों की तादाद में 100% इजाफा देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल सेम है, और सरहद के दोनों तरफ फ़ज़ाई आलूदगी के जो काजेज़ हैं वो सेम है, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी को किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। अब दोनों साइड्स पर पाकिस्तान और इंडिया में बहुत शदीद तरीन क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसानात हो रहे हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों को मिलकर इस चैलेंज का सामना करना होगा। 2024 पाकिस्तान और इंडिया में इलेक्शन का साल है, और दोनों साइड्स की हुकूमतों के दरमियान तावन तो दूर की बात, इस जेन्युइन इशू को अपने प्रायोरिटीज में शामिल ही नहीं किया जाता। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान और इंडिया में अवाम इतने एजुकेटेड नहीं हो सके कि एनवायरनमेंट लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, और लोग एनवायरनमेंट या इन पॉलिसीज़ के बेस पर सियासी जमातों को वोट करें। इसी वजह से सियासी जमातों ने इस मसले को, इस इशू को अपने मैनिफेस्टो में शामिल ही नहीं किया। अब लोगों को चाहिए कि इस इशू को समझें, क्योंकि जब इंसानों के लिए माहौल ही साफ़ नहीं होगा, एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं होगा, तो बाकी जो चीज़ें होगी वो मीनिंगलेस हो जाएंगी। अब क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को सुप्रीम फैक्टर माना जाना चाहिए। प्रोग्रेसिव नेशन की बात की जाए तो वहाँ पे टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और स्पेशली चाइना ने टेक्निकल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और अपने मुल्क में स्किल्ड ह्यूमन फोर्स तैयार की।
और देखते ही देखते चाइना दुनिया की सुपर पावर और लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। दुनिया आज CBT कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग पर फोकस कर रही है, लेकिन आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, और ना ही किसी सियासी जमात ने अपने मैनिफेस्टो में इस एजुकेशन को शामिल किया है, और ना ही इसके हवाले से कोई रोड मैप दिया है जो कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए और प्रोग्रेसिव नेशन में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग है क्या और इसमें क्या सिखाया जाता है? इसमें स्टूडेंट्स को नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड सिखाया जाता है। 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है और देन एक कॉम्पिटेंट और बेहतरीन स्किल्ड ह्यूमन फोर्स तैयार होती है। इसको कंप्लीट समझने के लिए हमें एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो ये एक सेल्फ सपोर्ट नॉलेज है जिसकी बेस पर मुल्क में कॉम्पिटेंट लोग पैदा होते हैं और जिसकी वजह से टेक्नीशियन भी होते हैं, जो कि मुलाजमत के लिए, जॉब के लिए, IT और बिजनेस के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। और इसी एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के ज़रिए से वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए मैसिव लेवल पर लेबर और ह्यूमन फोर्स तैयार की जाती है। क्योंकि लोग जितने ज़्यादा स्किल्ड होंगे, जितना ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन होगी, उतनी ही बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, और जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो उतना ही बिजनेस बूम करेगा, और जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतनी ही जॉब्स क्रिएट होंगी और मुल्क में खुशहाली आएगी, और ये चीज़ें मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। और चाइना ने भी इसी फार्मूले को अडॉप्ट किया है, और आज पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया जाए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग को प्रायोरिटीज़ में शामिल किया जाए। लेकिन आज किसी भी सियासी जमात ने अपने मैनिफेस्टो में इस एजुकेशन के हवाले से कोई भी रोड मैप नहीं दिया। नंबर 3 पे आता है हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन। पाकिस्तान में आज हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, और किसी भी सियासी जमात ने हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से कोई भी रोड मैप नहीं दिया। सियासी जमातें ये कहती हैं कि हमने हेल्थ पे इतना ज़्यादा बजट खर्च कर रहे हैं और हम इतना ज़्यादा बजट हेल्थ पे लगाएंगे। वो जो हेल्थ पे बजट लगाया जाता है वो हॉस्पिटल और मेडिसिन पर लगाया जाता है, लेकिन मेडिसिन तो होती ही बीमार लोगों के लिए है, लेकिन लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए सबसे पहले उनको हेल्थ अवेयरनेस दी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी शख्स का इंटेलिजेंट होना या इमोशनली स्ट्रांग होना, पर्पस ऑफ लाइफ होना या कामयाब होना, इस सबसे पहले उसका फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो फिजिकली फिट होगा और उसकी सेहत ठीक होगी तो अपने इंटेलेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, सबसे पहले उसकी सेहत ही ठीक नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती हैं, तो वो शख्स अपने इंटेलेक्ट को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जैसी गवर्नमेंट्स ये समझती हैं कि उन्होंने अगर हेल्थ पर पैसा खर्च कर दिया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, मेडिसिन पे पैसा खर्च कर दिया है, तो हेल्थ सेक्टर उसने कवर कर लिया है। लेकिन असल फैक्टर यह है कि लोगों को बीमार होने से बचाना है, और लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में हेल्थ अवेयरनेस 0% पे है, लेकिन जापान और प्रोग्रेसिव कंट्रीज में हेल्थ अवेयरनेस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। स्पेशली अगर जापान की बात की जाए तो वहाँ पे एवरेज एज 84 ईयर्स है, और वहीं पे पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में जस्ट 65 ईयर एवरेज एज आती है। और अब जापान में ओबेसिटी का रेट 0% है, और पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक में ओबेसिटी रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारी डाइट है और जापानीज़ की डाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जापानीज़ लोग स्पेशली अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत कॉन्शियस होते हैं कि गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करती है हेल्थ के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, और वहाँ पे गवर्नमेंट्स कंपल्शन करती है कि गवर्नमेंट स्कूलों में हर जगह पे, ऑफिस में एक्सरसाइज को कंपल्सरी करार दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जापानीज़ की एवरेज एज के ज़्यादा होने का। अब 2024 पाकिस्तान और इंडिया में इलेक्शन का साल है, और आने वाली गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन पर मैक्सिमम फोकस किया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंस रखता है उनकी ज़िंदगियों के लिए। और दोस्तों नंबर 4 पे आता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। ये 3 मेजर पार्ट्स किसी भी डेमोक्रेसी का अहम फैक्टर होते हैं, और इसके बगैर प्रोग्रेसिव नेशन कभी भी तरक्की नहीं करती। और दुनिया की जितनी भी कंट्रीज ने तरक्की की है, इन 3 मेजर फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने
इन मेजर फैक्टर्स को अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए। अब डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ है? अगर कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो आप उस डिसीजन की छानबीन कर सकते हो कि वो डिसीजन क्यों लिया गया था और कैसे लिया गया था, और जो डिसीजन लिया गया था वो सही था या वो गलत था, और इस डिसीजन को लेते हुए कौन से प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया था। ये पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, जो सबकी नज़र में होता है और आम आवाम तक उसकी रसाई होती है। अब डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ है? डेमोक्रेसी इटसेल्फ एक रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल मोड ऑफ गवर्नमेंट है, और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं आवाम के सामने। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स अपने लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, और उन एक्सपेक्टेशन और नीड्स के चलते वो अपने लोगों के सामने अकाउंटेबल होते हैं। आम आवाम में से कोई भी उठ के अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो गवर्नमेंट को उसका आंसर करना पड़ता है, और गवर्नमेंट उसका आंसर देती है। ये डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल मोड ऑफ गवर्नमेंट है। अब नंबर 3 पे आता है रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? इसमें इस मोड ऑफ गवर्नमेंट में जो आम लोग होते हैं वो डायरेक्टली फैसले करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे होते हैं, जो नुमाइंदे बैठे होते हैं, वो आम आवाम के नुमाइंदे हैं, और वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की जाती है वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। और इसका मतलब ये होगा कि पॉलिसी मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग में लोगों का पूरा रोल होता है। और इन 3 मेजर फैक्टर्स को भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मंशूर का हिस्सा नहीं बनाया। अब ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि अकाउंटेबल, रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांसपेरेंट निज़ाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इन 3 मेजर फैक्टर्स को अपने मंशूर का हिस्सा नहीं बनाया। रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये 3 मेजर फैक्टर्स डेमोक्रेसी का एक पार्ट होते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इन मेजर फैक्टर्स को भी अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाएं, ताकि पाकिस्तान भी प्रोग्रेसिव रिलेशन में शामिल हो सके। नंबर 1 पे आता है क्लाइमेट चेंज। नंबर 2 पे आता है फोकस ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। नंबर 3 पे आता है हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन। और नंबर 4 पे आता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फाइनली रिप्रेजेंटेटिव। ये मोड ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन हो सकता है, और पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इस चारों फैक्टर्स को अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।